हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल पे। तो बेसिकली कल हम लोगों ने न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया अपना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोगों ने बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया मैग्नेटिज्म के बाद। अब हम लोग बेसिकली आज देखेंगे सेकेंड पार्ट उसके ईएमआई का। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकेंड पार्ट आज हम लोग बेसिकली देखेंगे। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा हो रहा होगा। तो आज हम लोग बेसिकली ईएमआई का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो बेसिकली मैग्नेटिज्म का मैं 7th पार्ट हम लोग के इन पेड बैच में बेसिकली अपलोड है, उसका मैं क्वेश्चन भी कराया हूँ और कुछ पार्ट मेरे यूट्यूब पे भी अपलोड है, टारगेट गुरुकुल हमारे चैनल पे। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। और कैसे कोर्स में इनरोल होना है तो उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन के लिंक में लिंक दिया हुआ है, उससे आप इनरोल हो सकते हैं। या बेसिकली सिंपली आप प्ले स्टोर से जाके टारगेट गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से आप इनरोल हो सकते हैं। या अगर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो नंबर है उससे फैकल्टी से बात करके आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन क्यूरीज को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी आपके कोर्स के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट। आपके एग्ज़ाम का अपडेट के लिए आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे फैकल्टीज़ के द्वारा फिजिक्स तो आप लोग देख रहे हैं किस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जेई लेवल का है। बिल्कुल ये जेई लेवल का नहीं है, जेई लेवल का ये 50% में नहीं है। तो इतना आपको एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। और ये मैं आपको काफ़ी ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो अगर मैं बुक में घुस जाऊँगा तो काफ़ी आपको और हार्ड पड़ जाएगा। तो ये आपको कोई जेई लेवल का नहीं है, बिल्कुल ही आपको एक सिंपल लेवल का फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के रिलेटेड। लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, सीयूटी, बीएचयू, उसमें जो फिजिक्स आएंगे इससे बाहर एक भी नहीं आएंगे। तो इतना आपको कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये मन में हटा लीजिए। तो बेसिकली ये जेई लेवल्स का है, ये सब है। और एक बात ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोशिश कीजिए क्लास में ही उसको पूरा रिकॉल करने के लिए, क्योंकि मैं आपको इस लेवल से पढ़ाता हूँ आपको फुल एनर्जेटिक वे में कि आपको जाके घर में जा रहा है इसको पढ़ना ही पड़े। बाकी सब पढ़िए मैथ केमिस्ट्री, बट फिजिक्स मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि इस लेवल से जो मैं पढ़ाता हूँ कि आपको क्लास में रिवीजन हो जाएगा और याद हो जाएगा उसके नोट्स और कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैं बहुत ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो है आज का पार्ट ईएमआई का, ठीक है। कल का पार्ट मुझे लग रहा है कि आपने रिवाइज़ किया होगा, बिल्कुल किए होंगे। ईएमआई और मैग्नेटिज्म को भी रिवाइज़ करते रहिए, मैग्नेटिज्म को भी रिवाइज़ करते रहिए। तो आइए पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। ईएमआई हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो ईएमआई बेसिकली हम लोग हेडिंग दे दिए ईएमआई। आज हम लोग बात करेंगे, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो साइंटिस्ट फाराडे और हेनरी एक साथ लेबोरेटरी में वर्क किए। तो फाराडे ने क्या दिया था, किसी मैग्नेट को अगर हम किसी कॉइल के पास लाते हैं, ये आपका बेसिकली कॉइल है, और यहाँ पे एक मैग्नेट को लाते हैं, एक मैग्नेट को इसके पास लाते हैं, तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, और इस मैग्नेट के द्वारा जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट को पास लाइएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो क्या होगा, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, विद्युत धारा बल इंड्यूस होगा। और अगर सर्किट क्लोज है तो आपका इसमें करंट भी इंड्यूस होगा, ठीक है। ये इन्होंने फाराडे में बताया था। और इन्होंने सेकेंड लॉ में क्या बताया था, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कि जो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है किसके प्रोपोर्शनल है, d∅m/dt। मतलब जिस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा विथ टाइम, उतना ही उसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅m/dt।
जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी इंड्यूस होगा। इन्होंने बताया था, किसने, फैराडेज ने 2 लॉ दिया था। पहला लॉ में बताया था चेंज इन इंड्यूस ईएमएफ, और दूसरा लॉ में बताया था इस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है। फिर इन्होंने सारा चीज़ बताया, बट डायरेक्शन नहीं बताया कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन के लिए उतर गए साइंटिस्ट लेंज, उन्होंने लेंज लॉ दिया, बाकी सारा इनका कॉन्सेप्ट को कॉपी किया, बट डायरेक्शन में इन्होंने बोला कि इंड्यूस करंट का वही डायरेक्शन होगा जिसके कारण मैग्नेट के द्वारा इसमें चेंज हो रहा है। सपोज कीजिए मैं मैग्नेट का ये साउथ पोल इसके पास आ रहा है, तो इस क्वाइल जब मैग्नेट इस क्वाइल के पास आएगा तो क्वाइल एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। जब मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा तो इसके भी 2 पोल बनेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक आपका साउथ पोल, ठीक है। तो साउथ मतलब लेंज लॉ कहते हैं कि जिसके द्वारा इसमें चेंज हो रहा है वो उसी का विरोध करेगा। मतलब इस मैग्नेट का साउथ पोल इसके सामने आ रहा है, तब ना इसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो मैं उसी का विरोध करूंगा, ओपोज करूंगा। मतलब साउथ पोल आ रहा है तो मैं यहाँ पे साउथ पोल बना दूंगा, और इसका डायरेक्शन देखिए ऐसे होगा, साउथ पोल मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। अगर नॉर्थ पोल इसके पास आएगा तो नॉर्थ पोल बना देगा, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ मतलब साउथ का पोल का देखते भी हैं, जो एस है इस तरफ झुका रहता है, मतलब याद करने का ट्रिक्स है कि क्लॉकवाइज है, और नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज। तो इन्होंने बेसिकली दिया क्या, इंड्यूस करंट और ईएमएफ का डायरेक्शन दिया, किन्होंने, लेंज ने। इसीलिए लेंज लॉ का बेसिकली बन गया, डायरेक्शन दिया करंट का, इस इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन दिया किन्होंने, लेंज ने दिया। तो यही बेसिकली इसका लेंज लॉ का एक बेसिकली था। तो कल ये सब भी हम लोगों ने पढ़े थे, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आता है तो माइनस साइन ही ओपोज करता है, जो पोल्स इसके पास आते हैं वो इसी का विरोध करता है, वो इसी का ओपोज करता है। और एक चीज़ मैं कल और बताया था कि फैराडे का जो सेकेंड लॉ था वो लॉ ऑफ एनर्जी पे बेस्ड पे था, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसके द्वारा जो एनर्जी लॉस है, हीट लॉस है, उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था फैराडे का सेकेंड लॉ। इससे क्वेश्चन भी आपके आते हैं एग्जाम में, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये क्वेश्चन दूंगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, यहाँ तक मैं रिकॉल भी करवा दिया आप लोग को पूरा, आप लोग अब मूड में आ गए होंगे, ईएमआई के मूड में, ठीक है। अब हम लोग आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट कल हम लोग फॉर्मूला भी बहुत सारे पढ़े थे, फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, न्यूमेरिकल अप्रोच में काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट लेंज लॉ के बाद। अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट रहेगा 3 केस देखेंगे। एक ये आपका अगर कॉइल है और ये आपका बेसिकली मैं आपसे क्वेश्चन टाइप का ही है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। पहला क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सेकेंड क्वेश्चन, बिहेवियर ऑफ फेस ऑफ कॉइल, बिहेवियर ऑफ फेस ऑफ कॉइल। और थर्ड आपका होगा, ये तीनों चीज़ आपको बताना है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ओपोज, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ओपोज्ड, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ओपोज। मतलब ये कॉइल है, इस कॉइल अगर आप इस कॉइल के पास आप अगर मैग्नेट को लाइएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा कि नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस होगा, ईएमएफ, और अगर आपका सर्किट क्लोज है तो करंट भी इंड्यूस होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। तो मैग्नेट का सपोज किए मैं मैग्नेट को इस कॉइल के पास ला रहा हूँ, तो मैग्नेट का कौन सा पोल इसके पास आ रहा है, नॉर्थ पोल। तो लेंज लॉ ने क्या दिया था कि जिसका वो बेसिकली लेंज लॉ ने बोला था कि जो इसके पास आएगा वो इसका विरोध करेगा, वो इसका अपोज करेगा ये कॉइल।
तो बेसिकली मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, तो इसके एक एंड पे नॉर्थ पोल आ जाएंगे। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि लेंज लॉ ने डायरेक्शन बताया था इस इंड्यूस ईएमएफ और करंट का, तो नॉर्थ पोल बना दीजिए, उसको एक सर्किल से क्लोज कर दीजिए और डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ ऐसे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसमें क्वाइल में करंट का डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, लेंज लॉ ने डायरेक्शन बताया था, याद रखिएगा। तो पहला केस, अगर हम नॉर्थ पोल इसके पास ला रहे हैं तो नॉर्थ पोल बना देगा, क्योंकि नॉर्थ पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वीक फोर्स लगेगा, क्योंकि क्वाइल चाहता है अपने अंदर कोई चेंज नहीं, तो इसका नॉर्थ पोल पास आएगा तो नॉर्थ पोल बना लेगा अपने एक एंड पर कि नॉर्थ रहेगा, तो वो मेरे पास आएगा नहीं, और ना आएगा ना मेरे अंदर कोई चेंज होगा। तो पहला डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा फर्स्ट केस में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड क्या पूछ रहा है, बिहेवियर कैसा है क्वाइल का, बिहेवियर ऑफ फेस ऑफ क्वाइल नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल ही इसके पास आ रहे हैं तो नॉर्थ पोल की तरफ ट्रीट करेगा। थर्ड क्या पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ओपोज्ड, कौन सा मैग्नेटिक फोर्स ओपोज हो रहा है, तो नॉर्थ पोल आ रहा है और ये भी नॉर्थ पोल बन रहा है, एन मतलब रिपल्सिव फोर्स ओपोज होगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। तीनों पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, एक सिचुएशन बेस मैंने आप लोग का क्वेश्चन एक्सपेक्ट मैंने बना दिया है, सिचुएशन बेस। केस 2 में मैं क्या करूँगा, इस नॉर्थ पोल को अब इस पास लाया था, सेकेंड केस में मैं दूर ले जाऊँगा, तो देखते हैं कैसा बनता है। आइए इसको नोट डाउन किए, फिर हम लोग सेकेंड केस को सॉल्व करेंगे। ये लेंज लॉ के बेस पर एक छोटा सा अप्रोच और एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। ऐसा आपके एग्जाम में पूछता है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, मैग्नेट दिया रहेगा, क्वाइल पूछेगा, इस क्वाइल के अंदर कैसा डायरेक्शन है, फेस डायरेक्शन कैसा है करंट का, ये सब पूछ सकता है। तो ये सब क्या, ये हाई लेवल है, ये क्या जे लेवल नहीं, बिल्कुल ये जे, इसी को आप कह रहे हैं जे लेवल। ये क्या आपको ये जे लेवल्स लग रहा है? अब आइए, अब सेकेंड केस में बस इसको ऑप्शन को आंसर को डिलीट कर दे रहा हूँ, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा, सारा चीज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केस 2 में देखिएगा, केस 2 में ये आपका क्वाइल है, ये नॉर्थ, ये साउथ। इस बार मैं मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूँ, इस बार मैं मैग्नेट को क्या कर रहा हूँ, दूर ले जा रहा हूँ। दूर ले जाने का मतलब क्या हुआ, इस बार मैग्नेट का पिछला केस में नॉर्थ पोल को मैं पास लाया था, इस बार इस मैग्नेट के मैं नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा हूँ। तो दूर ले जा रहा हूँ तो दूर भी नहीं जाने देगा, क्योंकि फैराडे ने साफ बोला था कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे क्रॉस करेंगे वो उससे कोई मतलब नहीं है। दूर लाना और पास ले जाना मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना। तो ये बेसिकली नॉर्थ पोल इस बार दूर जा रहा है मैग्नेट का, तो कहीं ना कहीं उसका भी ये क्वाइल ओपोज करेगा, क्योंकि अगर दूर जाएगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम निकलेंगे, बट मैग्नेटिक फ्लक्स में तो चेंज होगा, जिस वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा और ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाएगा। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल जा रहा है दूर, तो क्या करेगा, यहाँ पे साउथ पोल बना देगा एस, जिसका डायरेक्शन आपका कैसा है, क्लॉकवाइज। एस बना के एक सर्किल बना दीजिएगा और एस देखते हैं ऐसे रहता है, मतलब क्लॉकवाइज। सिंपल ईजीएस्ट वे में ट्रिक्स में आपको डायरेक्शन बता दिया हूँ याद करने का। एस बेसिकली ऐसे एक सर्किल टाइप का, और एस देखिए इस तरफ झुका हुआ है, मतलब ऐसे डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब दूर भी नहीं जाने देगा ना ही पास आने देगा। तो दूर गए तो तुरंत एस पोल यहाँ पे बना दिया क्वाइल के इस एंड पर, और यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो नॉर्थ साउथ, अगर नॉर्थ साउथ बना रहेगा तब ना इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये दूर नहीं जाएगा और मैग्नेट स्टेबल पोजीशन पे रहेगा, रेस्ट में। क्योंकि जब मैग्नेट रेस्ट पे रहेगा तब तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इससे जब ये रेस्ट पे है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगे
वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिस वजह से इस कॉइल के अंदर फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट ही रहेगा और ना ही करंट इंड्यूस होगा। तो बेसिकली साउथ पोल लगा दिया कि अट्रैक्टिव फोर्स बना रहे। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, कैसा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, क्लॉकवाइज। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है बिहेवियर ऑफ फेस ऑफ कॉइल, साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल यहाँ पर बन गया तब साउथ ही पोल के डायरेक्शन के अनुसार इस कॉइल वर्कआउट करेगा। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो यहाँ पर साउथ पोल बन गया, तो अब अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा। तो ये में एसर्शन और एनालिटिकल बेस ये क्वेश्चन है, अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन है। इसको ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो मैं केस वाइज मैं आपको बता दिया हूँ। कुछ भी हो सकता है। केस 3 में यहाँ पे साउथ पोल बना दीजिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल मैग्नेट का, तो यहाँ पे साउथ पोल पास आएगा तो बना देगा आपका साउथ पोल रिपल्सिव फोर्स। अगर साउथ पोल दूर जाएगा तो तुरंत बना लेगा नॉर्थ पोल की अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करे। ठीक है, तो ये केस वाइज है, इसको नोट डाउन कीजिए। इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करें। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करें। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम बताइए। यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम तो बताइए। अब हम लोग बेसिकली देखेंगे केस। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट केस में। सपोज कीजिए ये आपका कंडक्शन रॉड है, मेटालिक रॉड है। अगर इसको हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं तो इसमें कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सपोज कीजिए ये आपका क्लोज लूप है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, इनवर्ड है। इनवर्ड में क्रॉस लगाइएगा और जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा तो वहाँ पर हम लोग डॉट लगाते हैं। मोशनल ईएमएफ टॉपिक लिख लीजिए। ये आपका क्लोज लूप टाइप का है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है इनवर्ड। आइए यहाँ पे सपोज कीजिए कोई कंडक्टर रॉड है, अगर इसको हम लोग इस क्लोज लूप के पास ऐसे ले जाएंगे तो क्या इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल चेंज होगा। अगर हम लोग इस कंडक्शन रॉड को यहाँ पे ले जाएंगे, इसके अंदर ले जाएंगे तो इससे अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि जैसे ये क्लोज लूप के अंदर गया तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी अमाउंट में इससे बाहर निकलेंगे, काफ़ी इससे क्रॉस करके निकलेंगे, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकले तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस हुआ, और ईएमएफ जब इंड्यूस हुआ तो आपका करंट भी इंड्यूस होगा। सपोज कीजिए v वेलोसिटी से आप कंडक्टर रॉड को इसके अंदर ले गए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आया। मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और इसमें तब ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ये सर्किट आपका क्लोज लूप है तो इसमें करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसे न्यूमेरिकल में आते हैं क्वेश्चन। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मैं डिराइव नहीं करूँगा, क्योंकि डिराइवेशन पार्ट आपके एग्जाम में आते नहीं है। तो E=VBL। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, किसी कंडक्टर रॉड को आप किसी क्लोज सर्किट में, क्लोज लूप में ले जा रहे हैं और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा उस पर ईएमएफ कितना होगा इंड्यूस, VBL। v मतलब उसका वेलोसिटी, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड और l मतलब l लेंथ, ठीक है। l VBL साइन थीटा, E बराबर VBL, बस नो साइन थीटा, कोई एंगल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। E=VBL, इसको याद रखिएगा। और इसमें करंट कितना इंड्यूस होगा, I E/R मतलब VBL/R
सेकेंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिराइवेशन पार्ट मैं नहीं आप लोग करवाया हूँ, डिराइवेशन पार्ट लॉन्ग अप्रोच है और इससे क्वेश्चन में नहीं बनेगा, टाइम को बेसिकली वेस्टेज है, टाइम है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, तो एक बार कमेंट कीजिए यस सर। क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड खूब लार्जर अमाउंट में इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस कंडक्टर रॉड से निकल रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर रॉड का एक अपना चार्ज भी है, इसमें बेसिकली मेटालिक है ना, कंडक्टर है ना, तो इसमें अपना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स। और करंट कैसे मूव फ्लो करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, तब हम नेक्स्ट टॉपिक की हम मूव करें। अब हम लोग नेक्स्ट केस में देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहे हैं तो उसमें कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, F = Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्रॉस हटेगा तो VB साइन थीटा। याद रखिएगा, किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्वाब Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो V वेक्टर क्रॉस हटेगा तो साइन आएगा, तो क्यू भी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ये आपका चार्ज पार्टिकल है, इसका भी मैं डिराइवेशन नहीं कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि डिराइवेशन का कोई नेसेसिटी नहीं है, बस इसको याद रखिएगा दिमाग में एक तरह से। बेसिकली इससे इतना क्वेश्चन भी नहीं बनते इस फॉर्मूला से, पिछला जो क्वेश्चन है तो बन ही जाता है E = VBL से, बस इससे अभी तक कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है आपके एग्जाम में, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट्स जो है इससे काफ़ी कम आते हैं आपके एग्जाम में। न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगला नोट डाउन कीजिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड। किसी रॉड को हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लगेगा, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड when it placed in magnetic field। कितना उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किसी रॉड को, किसी छड़ को, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं। यही आपका छड़ है, इसको अगर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो इस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड इस पर लगेगा। जब किसी छड़ को ले जाते हैं तो कितना लगता है, F = B sin थीटा। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है, करंट। इसमें जब, क्योंकि ये बेसिकली कंडक्शन रॉड है तो इसमें करंट भी बेसिकली प्रोड्यूस होगा ड्यू टू फ्री मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। L क्या है, उसका लंबाई है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा क्या है आपका, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वही आपका थीटा है, एंगल है बेसिकली, ठीक है। तो F = B sin थीटा, ये याद रखिएगा। किसी पार्टिकल पे कितना लगेगा, क्वाब
क्वाब साइन थीटा, और किसी छड़ पे कितना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो बिल साइन थीटा। इक्वेशन इसको भी याद रखिएगा, मेमोराइज। एक बार इससे 2021 में क्वेश्चन आ गया था इस न्यूमेरिकल से, इस फॉर्मूला से। इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए, यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम समझने में? यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम तो बताइए, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम अपना पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो समझ गए, इंडक्टेंस पेरक्तवा, इंडक्टेंस, राइट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग लीजिए इंडक्टेंस। क्या हेडिंग लीजिए? इंडक्टेंस पेरक्तवा। हेडिंग लीजिए इंडक्टेंस, पेरक्तवा। इंडक्टेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो कभी बताया था कि इंडक्टेंस मतलब या इंडक्शन मतलब मोटिवेशन, किसी के अंदर मोटिवेट करना, उसमें इंड्यूस करना, किसी को गुड थिंग्स, किसी में गुड थिंग्स लाने के लिए हम उसमें इंड्यूस करें, कुछ उसको मोटिवेट करें, वही होता है इंडक्टेंस। जिस तरह आप लोगों ने कॉइल में देखा कि मैं मैग्नेट के फोर्स को ला रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और अगर आपका सर्किट क्लोज्ड है तो उसमें करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उस कॉइल के अंदर हम लोग इंड्यूस कर रहे हैं। तो इंडक्टेंस मतलब पेरेक्टो मोटिवेशन, इसी में लाना। पेरेक्टो इंडक्टेंस, यही आपका इंडक्टेंस होता है। यही आपका क्या होता है? इंडक्टेंस। मतलब किसी के अंदर, उसके अंदर अगर वो इंसान है तो उसके अंदर कुछ मोरल थिंग्स, कुछ उसके अंदर गुड क्वालिटी इंड्यूस करना किसी के द्वारा। वो खुद से भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि खुद से मोटिवेट होते हैं, खुद से अपना एक ड्यूटी वर्क को समझते हैं, जिस हिसाब से अपना वर्क को समझ के काम करते हैं। अपने वर्क को टाइम में शेड्यूल होता है कि मुझे टाइम से पढ़ना रहता है, टाइम से सारा चीज़ करना है। एक स्ट्रैटेजी वे में हमें अपने कंपटीशन, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। डेली 5 से 6 घंटा बेसिकली पढ़ना है। सिलेबस बेसिकली सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करते हैं कि 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटा मैथ, 2 घंटा केमिस्ट्री। एक स्ट्रैटेजी, मतलब उनमें इंड्यूस जो हुआ है, जो मोटिवेशन सेल्फ हुआ है, सेल्फ इंड्यूस, सेल्फ इंडक्टेंस। और एक आपका होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब किसी के बाई एनी वन हेल्प, किसी के द्वारा। कोई वीक लड़का है तो उसको हम लोग गाइड करते हैं, कैसे पढ़ना है, ऐसे करना है। कोई अगर अपने पाथ से डेविएट भी हो गया तो उसको हम लोग सही पाथ पे लाते हैं। हम लोग का वो एक मोरल ड्यूटी है, एक बेसिकली उसके प्रति एक अपना मोरालिटी है, हेल्पफुल नेचर है, केयरिंग नेचर है, जो सबको करना चाहिए। तो वो क्या हुआ, दूसरे के द्वारा उसमें एक मोटिवेशन आ रहा है, तो उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस आपका 2 टाइप्स का होता है। एक आपका सेल्फ इंडक्टेंस समझ गए, सेल्फ इंडक्टेंस। और एक आपका होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और एक आपका होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का मतलब ही होता है, म्यूचुअल मतलब किसी दूसरे आदमी से बेसिकली उससे कोऑपरेट करके जो प्रोडक्ट बनता है, उसी को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। और सेल्फ मतलब जो खुद से उसके अंदर जो उसके अंदर जो क्वालिटी आती है, उसको बोलेंगे हम सेल्फ इंडक्टेंस। स्वयं प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। ये एक हमारा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोनों को हम लोग एक साथ अलग अलग पढ़ेंगे, कॉम्परेटिव वे में इसको हम लोग स्टडी करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमने अभी तक बेसिकली क्या जाना, किसी मैग्नेट को अगर हम लोग कॉइल के पास ला रहे हैं तो जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और अगर आपका सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट भी इंड्यूस हुआ। मतलब फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का।
जितना ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही कॉइल के अंदर करंट भी इंड्यूस होगा। यही हम लोगों ने पढ़ा कि फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे कम निकलेंगे तो उसमें करंट का जो इंड्यूस होगा वो भी कम होगा। तो फाई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का। क्योंकि हम लोग बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, हम लोग बेसिकली अब स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इस इंडक्टेंस का कोई सिंबल नहीं होता है। ये जो इंडक्टेंस है, मोटिवेशन, यही दोनों पर बेस्ड, एक सेल्फ, एक खुद से, और एक म्यूचुअल। मतलब म्यूचुअल हम लोग 2 कॉइल लगाएंगे और सेल्फ में एक ही कॉइल हम लोग लगाएंगे, क्योंकि खुद से मोटिवेट उसको होना है। तो जब ये कांस्टेंट हटेगा तो इसकी जगह पे आएगा एल। एल डिनोट करेगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या डिनोट करेगा? आपका सेल्फ इंडक्टेंस आपका डिनोट करेगा। तो फाई इक्वल टू एल आई, फाई इक्वल टू एल आई, यही आपका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन गया। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट कर रहा है, एल सेल्फ इंडक्टेंस, और आई क्या है? करंट, इंड्यूस करंट। मैं सेल्फ इंडक्टेंस का डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है वो पढ़ेंगे, फिर इसके यूनिट और डायमेंशन देखेंगे। कोई भी टर्म फिजिकल सिग्निफिकेंट टर्म पढ़िए तो उसका यूनिट डायमेंशन अगर मैं नहीं बता रहा हूँ तब भी आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड जैसे जितना सारा फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल। तो आइए सेल्फ इंडक्टेंस को नोट डाउन कीजिए। सेल्फ इंडक्टेंस टॉपिक हेडिंग दीजिए। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, इसका हिंदी क्या है तो मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है, बेसिकली जब याद आएगा तो बता दूंगा इसका हिंदी सेल्फ इंडक्टेंस का। बट ये याद रखिएगा कि सेल्फ मतलब खुद से उसके अंदर जो इंड्यूस हुआ है, जो उसके अंदर खुद में जो मोटिवेशन आया है वो उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये आपका बेसिकली क्या है? सर्किट डायग्राम है। आपको ये आपको बेसिकली कॉइल है, और इस कॉइल के अंदर हम लोगों ने बेसिकली एक बैटरी सेटअप किया है। ठीक है, एक बेसिकली बैटरी सेटअप किया, एक हम लोग प्लग स्विच लगा दिए। ठीक है, एक सर्किट आप, ये कैसा सर्किट हो गया? ये आपका क्लोज सर्किट हो गया, क्लोज सर्किट हो गया। और जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सपोज कि करंट फ्लो का डायरेक्शन ऐसा है और ये आपका कॉइल है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी क्लोज सर्किट के अंदर अगर वो करंट फ्लो करेगा तो ये आपका जो कॉइल है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ये हम लोग जानते हैं, करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इसमें आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इससे प्रोड्यूस होने लगेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी इसमें जो करंट है कांस्टेंट वे में फ्लो कर रहा है, ना बढ़ रहा है, ना डिक्रीज हो रहा है, ना ही इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट वे में फ्लो हो रहा है। जब कॉइल से ये करंट जाएगा तो ये कॉइल जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ये कॉइल। तो जब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी, और फाई मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। अभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट का जो प्रोडक्शन है, जो फ्लो है, वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल का भी कांस्टेंट है। बट अगर हम लोग इस करंट का वैल्यू बढ़ा दें, अगर हम लोग इस करंट का वैल्यू में फ्लक्चुएट लाए तो क्या होगा? इस कॉइल से भी करंट जो है बेसिकली चेंज होने लगेगा। अगर हम लोग इस करंट का वैल्यू बढ़ा दें तो ये जो कॉइल के अंदर जो पहले कांस्टेंट करंट फ्लो होता था, अब क्या होगा? इसमें चेंज आ गया है, बढ़ने लग रहा है, जिस वजह से करंट के बढ़ने की वजह से इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आपका बढ़ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गया, दोनों चीज़ बढ़ गया। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है हम लोग जानते हैं, और अगर आपका क्लोज सर्किट है तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल आ जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और करंट भी इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ भी आ जाता है और करंट भी आ जाता है।
तो मतलब फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और फाई इक्वल टू एल आई, इसी को बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। खुद से मोटी इंड्यूस हुआ। देखिए कैसे करंट का एग्जैक्ट जो वैल्यू बढ़ा, तो ये जो कॉइल से जो ये इंक्रीज वैल्यू जब ये बढ़ा इस कॉइल से, तो क्या हुआ, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगा और जिस वजह से इसके अंदर कॉइल इंड्यूस करंट आ गया। इंड्यूस करंट, एक तो करंट फ्लो कर रहा है बट एक इंड्यूस करंट आया खुद से। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो इंड्यूस करंट आया है इसका डायरेक्शन क्या होगा। इसका डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगा, क्योंकि लेंज नॉन साफ बोला था जिस वजह से इस कॉइल में चेंज आएगा वो उसका ओपोज ही करेगा। तो ये कॉइल के अंदर जो चेंज आया है किसके वजह से आया है, इस करंट की वजह से आया है। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो इंड्यूस करंट आई इंड्यूस, इसका डायरेक्शन बेसिकली ऐसे हो जाएगा, दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि ये इसका विरोध करेगा तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी तो चेंज हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा क्लॉक वाइज। बेसिकली जो करंट का जो फ्लो का जो डायरेक्शन था वो बेसिकली क्लॉक वाइज, अब जो हो जाएगा ऐसे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन का एरो आपको ये हो जाएगा। यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम सेल्फ इंडक्टेंस समझने में, यहाँ तक इसी तरह का प्रॉब्लम सेल्फ इंडक्टेंस सर्किट डायग्राम से भी। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे, एक और केस लेते हैं। ये फर्स्ट केस है और एक मैं ले रहा हूँ केस सेकेंड, जिसमें मैं क्या करूँगा, करंट का वैल्यू को घटाऊँगा। ये आपका बैटरी एक करंट का वैल्यू को घटाया, ये स्विच आपका है, ये आपका कॉइल। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, करंट का वैल्यू को घटा रहा हूँ। सेकेंड केस में मैं क्या कर रहा हूँ, करंट को वैल्यू को घटा रहा हूँ। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कांस्टेंट, इस कॉइल से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकलेंगे कांस्टेंट वे में। बट जैसे ही करंट का वैल्यू में चेंज आया, क्योंकि इस फैराडे ने साफ बोला था कि बढ़ेगा या घटेगा उससे मतलब नहीं है, अगर चेंज आएगा तो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। अगर करंट का वैल्यू कम होगा तो इससे जब डिक्रीज करंट इससे जब फ्लो होगा इस कॉइल से, तो इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा। जब चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर आपका ये सर्किट क्लोज है तो इसमें करंट इंड्यूस करंट भी होगा, आई इंड्यूस। और इसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए, क्योंकि उसका ओपोज करेगा। ये जो करंट जो कम है फ्लो कर रहा है, इस वजह से इसके अंदर चेंज आया है, तो इसका विरोध करेगा। तो मैं बताया था कि ना ही वो उसको पास जाने देगा, ना ही वो उसको दूर जाने देगा। दूर जाने के लिए क्या करेगा, वो इसी के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। पहला केस में करंट जो है इसके बेसिकली पास जा रहा था, तो क्या किया, इसका विरोध किया, इससे दूर हो गया। सेकेंड केस में जो है करंट इससे दूर जा रहा है, तो दूर भी ना जाने देगा। दूर के लिए क्या करेगा, वो इसी के डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों केस से आप सेल्फ इंडक्टेंस को बेहतरीन लेवल से आपने समझा होगा, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इस इंडक्टेंस का पहले बता दीजिए क्या हो जाएगा। यूनिट एल इजकल टू फाई बाई आई। फाई का यूनिट क्या होता है, वीबर। करंट का एम्पियर, वीबर पर एम्पियर, वीबर पर एम्पियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग दीजिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ coefficient of self inductance, coefficient of self inductance, coefficient of self inductance। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है कि आपका एक रेशियो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, इट इज़ अ रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस टू द करंट इंड्यूस। ये बेसिकली रेशियो है ईएमएफ इंड्यूस, मैं जो बेसिकली ये बेसिकली क्या है, एक रेशियो है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, बेसिकली रेशियो है किसी कॉइल में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें चेंज होगा, किसी कॉइल में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें जितना करंट इंड्यूस होगा उसी का ये रेशियो है, फाई बाई आई, इसी को बोलते हैं एल। यही आपका कोफिशिएंट है सेल्फ इंडक्टेंस का, मतलब फाई इक्वल टू एल आई। ये आपका एक और फॉर्मूला बोल गया, पहला इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। आपने फैराडेज लॉ से क्या जाना था, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई एम बाई डी टी। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स जितना रेट से चेंज होगा किसी टाइम पर उतना ही उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। माइनस क्या है, उसका ओपोज बताएगा, एन क्या है, उस कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है वही उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो E इक्वल टू, अगर इस E का मैग्नीट्यूड लें तो एन डी फाई बाई डी टी, ई इक्वल टू एन डी फाई का वैल्यू अगर यहाँ से पुट कर दे एल आई, एक फॉर्मूला मैं डिजाइन करूँगा एल आई बाई डी टी, अगर एल को मैं बाहर निकाल दूँ एन एल डी आई बाई डी टी, इसको मानिए आपका थर्ड इक्वेशन। मोस्ट सुपर कॉन्सेप्ट लेवल बनाया आपके सामने, एक फॉर्मूला डिजाइन किया मैं, ईएमएफ इंड्यूस से एक बेसिकली रिलेशन निकाल दिया, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, एल क्या है बेसिकली इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस, और डी आई बाई डी टी मतलब किस रेट से उसमें करंट चेंज होगा बाय द टाइम, किस रेट से उसमें करंट चेंज होगा वही उसका डी बाई डी टी मतलब उसका बताएगा रेट। तो ये ई का एक फॉर्मूला हो गया, ई इक्वल टू एन एल डी आई बाई डी टी। दोनों फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए, दोनों को समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम, इक्वल टू एन एल डी आई बाई डी टी, एक तो आप इंडक्टेंस का यूनिट जाने वीबर पर एम्पियर, एक और इंडक्टेंस का यूनिट मैं यहाँ से आप लोग को बता दे रहा हूँ, ई इक्वल टू एन डी आई बाई डी टी। एल का क्या हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ई एल इक्वल टू ई बाई एन डी आई बाई डी टी, एल इक्वल टू ई बाई एन डी आई बाई डी टी। ई क्या है बेसिकली, क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वोल्टेज है, पोटेंशियल है कि नहीं। तो क्या इसका हो जाएगा बेसिकली, ई को क्या हम लोग लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। किसी चार्ज को इन्फिनिटी से ले आने में जो आपने वर्क डन किया है उसी को बोलते हैं, उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका है किसी पॉइंट पर। तो E इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू बाई एन डी आई बाई डी टी, डी टी को ऊपर ले जाइए, W इंटू डी टी बाई क्यू इंटू एन डी आई। ये W क्या है, वर्क डन है, इसका क्या होता है डायमेंशन ml2 t-2, टाइम का t होता है, Q का क्या होता है एम्पियर इंटू टाइम, और n तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स, इसका कोई डायमेंशन लेस है। और क्या ये आपका DI है, करंट है, करंट का क्या होता है A, एक T से T कट गया तो क्या बच गया M L2
टी माइनस टू ए माइनस टू, ml2 t minus 2 a minus 2 is the dimension of this inductance। ml2 t minus 2 ये आपका डायमेंशन है, फोर्थ इक्वेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कैसे हम लोग देखा, एल का हम लोगों ने डायमेंशन क्रिएट कर दिया, इस रिलेशन से हम लोगों ने ये बेसिकली इसका इंडक्टेंस का हम लोगों ने डायमेंशन क्रिएट कर दिया, ml2 t minus 2 a minus 2, ये आपका बेसिकली इससे क्वेश्चन आता है डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस का। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको फार्मूला मैं आपको इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लिख सकता था, बट मैं आपको फार्मूला में इसको तोड़ के मैं आपको बताया कैसे कैसे इसका हर कंपोनेंट का क्या क्या डायमेंशन होगा, हर फिजिकल क्वांटिटी का क्या क्या डायमेंशन होगा, तब मैं इसको इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अगर इसका एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, क्या होता है, वोल्टेज का, पोटेंशियल का वोल्टेज, तो वोल्ट इंटू सेकेंड बाई एम्पियर, ये कि इसका यूनिट भी एक और नोट डाउन कीजिएगा। फोर्थ फिफ्थ एक मैं इसका यूनिट बताया वीबर पर एम्पियर, एक इसका यूनिट और नोट कीजिएगा वोल्ट इंटू सेकेंड बाई एम्पियर। ये क्या हो जाएगा, वोल्ट टाइम ऊपर जाएगा तो सेकेंड, और करेंट का एम्पियर, वोल्ट इंटू सेकेंड बाई एम्पियर, इसका एक और यूनिट बन गया इस इंडक्टेंस का। और डायमेंशन फॉर्मूला मैं नीचे इसको नोट डाउन कर दिया हूँ। तो आज के क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा। अब कल मैं बताऊंगा इंडक्टेंस जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इंडक्टेंस जो है आपका किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टार्ट करेंगे और ईडी करंट। कल हम लोग इतना चीज़ पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग ईडी करंट पढ़ेंगे, ईडी करंट। तो कल का लेक्चर हम लोग इसी टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, तो उसको थोड़ा सा और पढ़ के भी आइएगा। मतलब कल परसों मैं इस चैप्टर को द एंड कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक दो टॉपिक बच जाएगा, ट्रांसफार्मर और आपका एसी जनरेटर। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास सोल्जर्स बिल्कुल बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो, कमेंट हो, तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। ये बेसिकली मेरा नंबर है 8863915226, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इससे आप लोग बात कर सकते हैं। किसी तरह का क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो आप लोग मुझसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।